देखो बेटा, आवर्धन बराबर हमने बताया था आवर्धन, तो कौन सा आवर्धन बोलते हैं इसको? रेखीय आवर्धन। ये बताया m बराबर b अपॉन u, और यही हमने बताया था I अपॉन, चाहे इसके बराबर ये लिख लो चाहे इसके बराबर ये हमें सवाल में ये देखना होता है कि कौन सा यूज इसमें करें, कि m बराबर I अपॉन O कब करेंगे और m बराबर b अपॉन u कब करेंगे। यदि यहाँ पर पृथ्वी की लंबाई दी होती, पृथ्वी की लंबाई या वस्तु की लंबाई दी होती तो m बराबर I अपॉन O का यूज कर लेते, ठीक है। लेकिन सवाल में जो हमें दिया है वो हमें दिया है फोकस दूरी दी है, क्यों? फोकस दूरी दी है, और ये कह रहे हैं कि पृथ्वी की स्थिति क्या होगी, क्यों? ये तो पूछ रहे हैं। तो बेटा m का गुना बनना है, तो जब भी गुना की बात आए 2 गुना 4 गुना 3 गुना या n गुना, ठीक है, तो वो इसका मतलब उसकी आवर्धन, रेखीय आवर्धन दिया, और रेखीय आवर्धन जो आपको दिया है ये हमें दिया है 2, कितना दिया है? 2 दिया है। m बराबर फार्मूला लगा लेंगे b अपॉन u, m की अगर रख दो 2 और b अपॉन u, इनको बेटा इधर ले जाए तो b हमारे पास कितना मिलेगा? 2u के बराबर। इसकी वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिली, ठीक है। अब लेंस सूत्र लगा दें यहाँ पर। जब लेंस सूत्र यहाँ पर लगाएंगे तो लेंस सूत्र हमने आपको बताया 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन b माइनस का 1 अपॉन u। बेटा वैल्यू रख दो इसमें, f की जगह दे रखा है 20, कौन सा लेंस है कह रहा है कुछ? उत्तल, तो उत्तल में प्लस का हो जाएगा बेटा, तो 1 अपॉन b की जगह रखेंगे 2u माइनस का, और ये हमारे बेटे माइनस का क्या रहेगा? u, यानी u तो हमारे पास किस में रहेगा? माइनस में। तो 1/20 बराबर 1 अपॉन u, माइनस माइनस बेटा ये क्या बना देगा? प्लस के कितना? u। अब वैल्यू रख दो यहाँ पर, u और u कॉमन ले लेंगे तो कितना मिलेगा हमें? ये भी u है, ये तो 2 और 1 3, और 3 बटे किसके? 2u के। नहीं आया होगा समझ में? इसके इनके बेटा 2u लासा लेंगे तो 2u से 2u कटे तो आएगा प्लस का 1, प्लस का u से 2u कटेगा, u से 2u कटेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 आएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 बटे किसके? 2u के। तो ये तो हमने करा है, तो 2u बराबर कितना लिख सकते हैं? 2u बटे 3 बराबर बेटा आएगा 20 बटे किसके? 1 के। तो u बराबर कितना आ जाएगा? 30 गुणा 3 बटे किसके? 2 के। u कितना मिल जाएगा? 2 से 2 काट दो कितना? 1, 3 एकन 3 कितना? 30 सेंटीमीटर। यहाँ कहीं चिन्ह की कहीं गलती करी है, माइनस, क्योंकि ये फॉर्मूले में लगा है ना, जब वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, बेटा ये u ही लगाएंगे, ये माइनस आएगा तो ये भी माइनस का आएगा, तो यहाँ माइनस का कितना हो जाएंगे बेटा? माइनस का 1/u। यहाँ पे यहाँ कितना बचेगा? 1/20, और यहाँ कितना बचेगा माइनस का? 1/2u। अब पलट तो 2u बराबर माइनस का कितना? हाँ सही, 2u माइनस का 2u बराबर बेटा कितना आएगा? 20। तो u बराबर कितना आएगा? माइनस का 20/2, 2 एकन 2 10, तो u बराबर क्या मिलेगा? माइनस के 10 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा था सर, माइनस 30 का u की वैल्यू। दूसरे का आंसर करना 30 सेंटीमीटर। नहीं, उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी तो प्लस में ही होगी, तो ये तो प्लस में हो गया। अच्छा, इसमें आवर्धन किसमें बताया था?
आवर्धन इसको अभी देखते हैं, अच्छे चेक करिए। ये माइनस का, ये भी हम इसको कर रहे हैं, ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये माइनस का बेटा 1 आएगा, क्यों? और माइनस 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 कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो ये आएंगे माइनस के 3 आएंगे, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा? ये तो माइनस के 2u करेंगे, तो माइनस का कितना? 3/2u/3, और बराबर बेटा किसके होगा? 20 के। तो u बराबर आएगा 20 गुणा 3 और बटे माइनस के 2, 2 1 का 2, तो कितना मिलेगा? माइनस के 30 सेंटीमीटर। इस बेटा पृथ्वी कैसा बनना है? वास्तविक। तो वास्तविक के लिए जो m की वैल्यू होगी ये माइनस का होगा, यानी वास्तविक के लिए रेखीय आवर्धन जो होगा, ठीक है, वो ऋणात्मक होगा। ऐसा होगा वास्तविक के लिए। और आभासी के लिए, आभासी के लिए बेटा क्या हो जाएगा? m की वैल्यू धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बात ध्यान रखिए, सवाल में यही मिस्टेक समझ लीजिए। हुआ था किसी पे नहीं। है ये व्यक्ति का, ऐसे मान लो ये मेन पॉइंट है, यानी यदि किसी के मानव नेत्र में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके आगे जिंदगी उसकी बेकार है। क्यों? किसी की आंखें सही ना हो तो दिखाई देने में दिक्कत होती है, काम करने में दिक्कत होती है, नहीं होती है। yes, जैसे हाथ पैर मानी किसी को समस्या है तो काम चल जाएगा, लेकिन मानव नेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है मानव का। जो मानव नेत्र है इसमें बेटा एक बात तो ये मेन पॉइंट तो जहाँ से सब सवाल आता है, एक तो इसमें उत्तल लेंस पाया जाता है, पारदर्शी उत्तल लेंस होता है, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो बहुत ही कम समय में, ठीक है, बहुत ही कम समय, यानी बहुत ही सेकंड 10 लगभग -8 सेकंड के अंतर्गत हमारे जो मस्तिष्क को ज्ञानेंद्रिय द्वारा जो हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसको सीधा दिखाई देता है, यानी उस ज्ञानेंद्रियों के मस्तिष्क के माध्यम से हमें जो प्रतिबिंब है वो हमें सीधा दिखाई देता है। ठीक है, किसी भी मानव में वैसे मुख्य रूप से 2 ही दोष होते हैं ज्यादातर, एक निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इसी वैसे तो हमारे लगभग 5 दोष हैं इसमें। एक होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष भी जिसमें व्यक्ति को ना तो पास का दिखाई देता है ना ही दूर, यानी दोनों ही कमियां होती हैं, वो हमारे पास कहलाता है जरा दृष्टि दोष। एक होता है आबंधुता, आबिंदुता। आबिंदुता में क्या होता है? आबिंदुता में व्यक्ति को, जैसे अपने लोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाओं को साथ साथ देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये टेबल बनी हुई है तो हमें ये साफ साफ दिख रही है, ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। लेकिन जिस मनुष्य के अंदर यदि ये दोष होता है आबिंदुता वाला, वो बेटा इन दोनों में से एक ही पहचान पाता है। यदि ऊर्ध्वाधर उसे दिख रही होंगी तो क्षैतिज नहीं दिखेगी, और क्षैतिज दिख रही होंगी तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखती होंगी। ठीक है, ये 4 दोष मेन है, और इसी में एक और दोष है, उसमें कलर की पहचान नहीं हो पाती। हाँ, ठीक है, उसमें वो बहुत ही कम लोगों में प्राप्त होता है, लेकिन होता है। ठीक है, ये बायो में ये चैप्टर आप पढ़ोगे, शायद होगा उसमें। तो मेन रूप से यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो 3 या 4 प्रकार के दोषों को पढ़ेंगे। एक कौन से? निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष। अब देखो दोष है, लेकिन समझने में गलतियां होती हैं, अक्सर बच्चे करते हैं। दोष का मतलब ये है कि इसमें उल्टा है, जैसे दोष में कोई चीज होती है कमी, लेकिन इसमें उल्टा क्या है? जिसे निकट दृष्टि दोष होगा उसे निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की दिखाई नहीं देती है।
और दूर में ये होता है कि उसे दूर की दिखाई देती है और पास की निकट की वस्तु दिखाई स्पष्ट नहीं देती। दिखाई तो देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ये इसमें थोड़ी एक ध्यान रखने वाली है। दोस्त तो नाम को ये मत कहना। दूसरी बात, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा नेत्र पर जो प्रकाश पड़ता है या हमें जो प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, वो प्रतिबिंब जो हमारे पास में है वो समंजन क्षमता के माध्यम से बनती है। जिसकी समंजन क्षमता जितनी ज़्यादा होगी वो लेंस उतनी तेजी से उस प्रकाश किरणों को क्या करेगा, अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास करेगा। ठीक है, और जिसकी समंजन क्षमता कम हो जाती है उसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी उसे देखने में कठिनाइयाँ होने लगेगी। ठीक है, तो कुछ मानव नेत्र के कुछ मेन भाग हैं, तो उस भाग को देखेंगे। तो एक तो इसमें है मानव नेत्र में, डायग्राम आप बुक से बना लेना। क्यों, वो करना बहुत देर लगेगी, डायग्राम ही बन पाएगा। ये मानव नेत्र का है। इसकी बेटा मुख्य भाग पहला है दृढ़ पटल। मानव नेत्र में ह्यूमन आई, पहला पॉइंट इसमें जो है वो है दृढ़ पटल। जो दृढ़ पटल जो है ये मानव नेत्र का खोखला गोले के समान होता है और जो बाहर से दृढ़ होता है और अपारदर्शी श्वेत प्रकाश से ढका रहता है। ठीक है, और इसी अपारदर्शी परत को हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। यानी ऐसी पटल ये बाहर से कैसा होता है, दृढ़, और दृढ़ का मतलब आप समझते होंगे कठोर। दृढ़ का मतलब कठोर होता है। कैसा होता है, कठोर होता है, लेकिन अंदर से ये अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब जिसका कोई मतलब प्रकाश का आर पार न हो पाए। ठीक है, इस तरह का ये एक पर्दा होता है, इस तरह से पटल होती है जो बाहर से दृढ़ होती है, अंदर से अपारदर्शी होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दृढ़ पटल। तो मानव नेत्र का पहला जो भाग है वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, दृढ़ पटल। तो इसमें लिख लें, जो बाहर से एक दृढ़, या ऐसे करके लिखिए, मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। सुनिए, लिखिए मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है जो बाहर से एक दृढ़, व अपारदर्शी श्वेत परत से अपारदर्शी श्वेत मतलब सफेद श्वेत परत से ढका रहता ठीक है, ये खोखला गोला के समान है और बाहर से दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। सफेद सफेद परत आप देखते हैं होती है अपने है मानव नेत्र में। ठीक है, तो उसी से ढका रहता है। दूसरा भाग इसका लिखेंगे कार्निया। कार्निया बाद में या बनाया है। हाँ, ये या कार्निया, इस पर मात्रा लगेगी।
ठीक है। अब देखो जो कार्निया है बेटा, ये जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक यानी जो खोखला गोले के समान जो हमारे नेत्र गोलक है, उसके सामने का उभरा हुआ भाग होता है और ये पारदर्शी होता है। यानी हमारा जो प्रकाश है वो कार्निया से होकर जाता है। जो प्रकाश है हमारे पास तो कहाँ से होकर निकलता है? कार्निया से होकर जाता है। ठीक है। और ये एक तरह से मान लो ये पतली और पारदर्शी झिल्ली होती है। अब तुमसे पूछिए कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो किससे होकर गुजरती हैं? तो कार्निया से होकर गुजरती हैं। तो इसमें हम लिखेंगे नेत्र गोलक के सामने का उभरा हुआ नेत्र गोलक के सामने का भाग है, नेत्र गोलक के सामने का भाग उभरा हुआ पतला तथा पारदर्शी होता है। प्रकाश इसी भाग से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश इसी भाग से प्रवेश करता है। प्रकाश इसी भाग से प्रवेश करता है। ठीक है। तो पहला बेटा कौन सा हो गया? विरण पटल। दूसरा कौन सा हो गया? कार्निया। ठीक है। तीसरा लिख लीजिए आइरिस। तीसरा बेटा कौन सा है? आइरिस। ठीक है। आइरिस के बारे में पता होगी, तुमने पढ़ा होगा। ये कार्निया के पीछे की ओर रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। जो आइरिस है ये बेटा क्या होता है? कार्निया के पीछे पाया जाता है। ठीक है। आइरिस कहाँ पाया जाता है? कार्निया के पीछे। ठीक है। और कैसा होता है? अपारदर्शी। ठीक है। और इसी से इसका काम क्या है? ये कैमरे के डायाफ्राम की भांति कार्य करता है। इस कैमरा हमारा कार्य करता है, सेम उसी तरह से ये आइरिस काम करता है। यानी यहाँ पर हम कहें तो हमारा आइरिस है वो इस कैमरे की भांति भी कार्य करता है। तो हमारी पूरी आंखें जो है वो कैमरे की भांति कार्य करता है। उसका एक अंग ये है। ठीक है। जो आइरिस है वो कहाँ पाया जाता है? कार्निया के पीछे। और एक अपारदर्शी झिल्ली होती है या अपारदर्शी पर्दा होता है। तो लिखिए इसमें आइरिस में कार्निया के पीछे की ओर रंगीन कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है। एक पर्दा होता है। ठीक है। इसके बाद पुतली।
पुतली बेटा क्या होता है, ये आयरिस के बीच में छिद्र होता है। पुतली आयरिस के बीच में, आयरिस के बीच में एक छिद्र होता है। इसे हम नेत्र का तारा भी कहते हैं। इसे ही नेत्र तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? छिद्र है ये। छा पे छोटी मात्रा, दा और दा में रागी, दा पर दीर्घ मात्रा। अच्छा, इस पुतली का काम क्या है? यानी आयरिस के बीच में एक छिद्र होता है, इसे ही हम बेटा क्या कहते हैं? नेत्र तारा कहते हैं। और इसका काम क्या है पुतली का? ये बेटा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करती है। पुतली है, ये देखो, ये पुतली है, ठीक है। ये हमारे क्या करती है? ये हमारी प्रकाश को नियंत्रण करती है। नियंत्रण करने का मतलब ये तो बहुत ज्यादा जो प्रकाश हमारे अंदर जा रहा है उतना ही, ये वाली जो हमारे पास जितनी आवश्यकता होती है उतने ही प्रकाश को ये अंदर जाने देती है, ठीक है। और एक्स्ट्रा प्रकाश क्या कर देगी? अपवर्तित यानी वापस कर देती है। तो यहीं पर लिख लो इसका कि ये प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करती है। नियंत्रित करती है। तथा पुतली के आकार को, तथा पुतली के आकार को, पुतली के आकार को आयरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आयरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पुतली किसके द्वारा नियंत्रित होती है? आयरिस द्वारा। आयरिस पुतली का क्या काम है? क्या करती है? प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करती है, ठीक है। यानी पुतली जो है प्रकाश की जो किरण है, जो मात्रा है, उसको क्या करती है? नियंत्रित करती है, ठीक है। जो आयरिस ये कम प्रकाश में पुतली को क्या कर देती? फैला देती है। और अधिक प्रकाश आने पर ये मात्रा इसकी क्या हो जाती है? घट जाती है। यानी आयरिस क्या हो जाती है बेटा? सिकुड़ जाती है और पुतली को छोटा कर देती है। देखो अब होता क्या है इसमें, जैसे ये आयरिस है, ये पुतली है, और आयरिस कार्निया के पीछे प्राप्त होने वाले एक अपारदर्शी झिल्ली होती है। जो पुतली है वो आयरिस के बीच में होता है। तो पुतली कहाँ मिलती है? आयरिस का मध्य भाग होता है। पुतली कहाँ का भाग होता है? आयरिस का मध्य भाग है। और इसे नेत्र का तारा कहेंगे, के बहुत सेकेंडरी बात रहेगी। अब ये क्या करता है? ये प्रकाश की किरणों यानी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। लेकिन नियंत्रित करती कैसे है? पुतली के आकार को आयरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे तेज प्रकाश, जैसे मात्रा में प्रकाश आ रहा है, तो ये पुतली क्या करती है? इसको सिकोड़ देती है। किसको? पुतली को कौन सिकोड़ने का काम करता है? आयरिस। आयरिस उस पुतली को सिकोड़ देती है, इकट्ठा कर देती है।
और इससे हमारे पास जो प्रकाश की किरणें हैं वो कम मात्रा में पहुंच पाती है। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास कार्य पुतली करती है। यानी पुतली जो कार्य कर रही है वो सेल्फ नहीं कर रही है, वो किसके माध्यम से कर रही है? आयरिस के माध्यम से। समझ गए बात? अगला लिख लो बेटा, नेत्र लेंस, 5वां नंबर, नेत्र लेंस। ठीक है, और ये तो सबको पता है कि नेत्र लेंस जो होता है ये आइरिस के पीछे का भाग है। नेत्र लेंस कहाँ का भाग है? आइरिस के पीछे। आइरिस के पीछे। यानी कार्नी आइरिस के पीछे कौन है? आइरिस किसके पीछे का भाग है? कार्निया। और कार्निया किसने का भाग है? जड़ पटल। ठीक है, और इसी भाग से प्रवेश क्या कर जाता है? प्रकाश। यानी प्रकाश प्रवेश किसमें करना है? कार्निया में। ठीक है, और कार्निया से होकर कहाँ चला जाता है? पुतली में। और पुतली प्रकाश को नियंत्रित कर लेती है। और आइरिस कार्निया के पीछे रंगीन है। और कार्निया का काम क्या है? कार्निया का काम क्या होगा बताओ? कार्निया का कार्य क्या है? ये भी तो बताया। कार्निया का कार्य क्या है बेटा? प्रकाश को प्रवेश कराना। ये तो वो ऊपर लिखा है हमने, प्रकाश इसी भाग से प्रवेश करता है, कार्निया से। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगला नेत्र लेंस। नेत्र लेंस बेटा कहाँ प्राप्त होता है? कार्निया के पीछे। तो लिख लीजिए इसमें। देखिए नेत्र लेंस में आइरिस के पीछे पारदर्शी, आइरिस के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है। ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है। इस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, इस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग 1.44 अपवर्तनांक 1.44 होता है। अगला नंबर है रेटिना। अगला नंबर डाल ले रेटिना। इसमें बेटा देखिए रेटिना में ये नेत्र गोलक के पीछे, नेत्र गोलक के भीतर, नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर
पीछे की ओर रक्तक पटल के ऊपर, रक्तक पटल के ऊपर स्थित झिल्ली झिल्ली दृष्टि पटल होती है। क्या? दृष्टि पटल पटल होती है। जिन पर प्रकाश पड़ने से जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदन उत्पन्न होते हैं। संवेदन उत्पन्न होते हैं। संवेदन तंत्रिकाओं के माध्यम से संवेदन तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। अगला कचाव द्रव। कचाव कचाव कार्नियल और नेत्र लेंस के बीच कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान में लेंस के बीच के स्थान में बीच के स्थान में जल के समान द्रव भरा होता है। जल के समान द्रव भरा रहता है, भरा होता है। इसका अपवर्तनांक लगभग 1.33 होता है। इसे जलीय द्रव कहते हैं। इसे जलीय द्रव कहते हैं। हो गया। अगले नंबर नेत्र लेंस में क्या है? आइरिस के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विपटल लेंस होता है।
ठीक है। और इस लेंस का अपवर्तनांक, ये तो बेटा मेन बात ध्यान रखनी है, ये पूछ लेता है कि मानव नेत्र में जो उत्तल लेंस है इसका अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, तो 1.44 ये ध्यान रखना, लगभग इतना होता है। रेटिना में वहाँ पृथ्वी जो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। जो मानव नेत्र का पृथ्वी बनता है वो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। रेटिना पर। तो ये कह रहा है नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर रक्तक पटल के ऊपर स्थित झिल्ली दृष्टि पटल होती है। दृष्टि पटल इसको बोला जाता है, यहाँ पर इमेज बनती है, और जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और इस संवेदन तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं कौन, प्रकाश। तो हमारी इमेज बनती है, हमने कहा था हमारी उल्टी वास्तविक इमेज जो बनती है वो बेटा रेटिना पर ही बनती है। ठीक है, लेकिन इनके अंदर संवेदन तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क में जो हैं, ठीक है, उसको ये पहुंचाने का काम करती है, मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, और मस्तिष्क हमारे पास उसी इमेज को क्या कर देता है, सीधा कर देता है। समझ के बात। कचाप द्रव क्या, ये जलीय द्रव होता है एक तरह से। ठीक है, ये कार्निया और नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल भरा होता है। कहाँ पर होता है, कार्निया और नेत्र लेंस। यहाँ पर नेत्र लेंस और कार्निया, उन दोनों के बीच में द्रव भरा होता है, और इसी को हम कहते हैं जलीय द्रव। और इसे जलीय द्रव को हम कहते हैं कचाव द्रव। और इसका लगभग अपवर्तनांक, ध्यान बात ये रखनी है कि इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। ठीक है, ये मेन चीज है, हमें ये दो चीजें ज्यादा ध्यान रखनी है। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मानव नेत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, मानव नेत्र के रेटिना पर प्राप्त होता है। ठीक है, बस 2 पॉइंट और बचे हैं छोटे छोटे। एक इसी बेटा होता है आपका पीठ बिंदु, पीठ बिंदु। ठीक है, और इसी में एक होता है अंध बिंदु। एक क्या होता है, पीठ बिंदु, और दूसरा क्या होता है, अंध बिंदु। ये दृष्टि पटल के मध्य में पीला भाग होता है। पीठ बिंदु कैसा भाग होता है, पीला भाग होता है। ठीक है, और अंध बिंदु का काम क्या है, अंध बिंदु जो है दृष्टि पटल के जिस स्थान को छेद कर प्रकाश तंत्रिका मस्तिष्क को जाती है, उस स्थान पर जो पड़ने वाला प्रकाश है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अंध बिंदु, इसकी जो प्रकाश सुदृढ़ता होती है वो शून्य होती है, यानी हमें प्रकाश नहीं देता। अंध बिंदु हमें प्रकाश नहीं देता। अंध बिंदु का काम क्या है, ये मस्तिष्क को, ज्ञानेंद्रियां को कौन पहुंचा देता है, रेटिना संवेदन तंत्रिकाएं। जो रेटिना पर संवेदन तंत्रिकाएं जो होती हैं वो बेटा रेटिना पर प्रकाश जो पड़ता है उसको इमेज बनाते हुए भेज देता है कहाँ पर, अंध बिंदु को। ठीक है, और अंध बिंदु जो होता है ये कहाँ तुरंत भेज देता है, कन्वर्ट कर देता है मस्तिष्क को, और मस्तिष्क दोबारा उसी इमेज को इसी बिंदु पर हमें लेते हैं। इसकी सुदृढ़ता क्या होती है, 0। यहाँ पर सवाल ये पूछ सकते हैं कि अंध बिंदु की सुदृढ़ता कितनी होती है, 0 होती है। तो ये लिख लीजिए इसमें मेन बात। ठीक है, कि अंध बिंदु कहते हैं इस स्थान पर प्रकाश सुदृढ़ता 0 होती है। पीठ बिंदु में, पीठ बिंदु में तो लिख लो दृष्टि पटल के मध्य में पीला भाग होता है। इसमें लिख लो दृष्टि पटल, दृष्टि पटल के मध्य में पीला भाग होता है। पीला भाग होता है, और इसको लिख लो दृष्टि पटल के जिस स्थान को छेद कर प्रकाश तंत्रिका मस्तिष्क को जाती है, अंध बिंदु में दृष्टि पटल के जिस स्थान को छोड़कर, स्थान को छोड़कर, छेद कर, छोड़कर नहीं छेद कर, छेद कर
प्रकाश तंत्रिकाएं प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं छेद कर। मस्तिष्क को जाती हैं उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश प्रकाश का दृष्टिपटल पर कोई प्रभाव नहीं होता है, नहीं पड़ता है। इस स्थान पर प्रकाश उग्रता शुभ्रता शून्य होती है। ये बात हमें बस याद रखना है कि इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और यहाँ पर जो शुभ्रता है वो हमारी पे क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, इतनी बात को नोट करिए। चलिए अब डालिए नेक्स्ट। डालिए समंजन क्षमता। इसके जस्ट नीचे अगले पेज से किसी जगह वो नीचे जा समंजन क्षमता। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आंख की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता समायोजित करने की क्षमता उस आंख की
समन्वय क्षमता कहलाती है। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे नया, दृष्टि दोष। ओनली दृष्टि तीन हो गया बेटा। हाँ सर।